स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में आज भी आपको लगभग 5% तक का करेक्शन देखने को मिला है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या ये स्टॉक एक पैनी स्टॉक बन जाएगा, क्या ये लगातार इसमें गिरावट आएगी या फिर कहीं भी ये रुकेगा। क्या ये कंपनी जो है रिलायंस के पास जाएगी या फिर अमेज़न के पास जाएगी। कुछ एनालिसिस एक्सपर्ट का कमेंट आया हुआ है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। इस समय अगर देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप की स्थिति वैसी ही है जैसे सड़क का अंतिम छोर पे कोई खड़ा है और आगे का जो है कोई रास्ता ही नहीं है। अब एक एक पॉइंट से हम जानेंगे कि फ्यूचर ग्रुप की स्थिति जो है इस कदर इतनी गिरावट क्यों आई और इसका भविष्य जो है अंधकारमय क्यों हो गया है। इसका स्टॉक क्या पैनी स्टॉक तो नहीं हो जाएगा। इन सब पे एक एक पॉइंट पर आज हमारी बात होगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कभी जो है आधुनिक रिटेल में फ्यूचर ग्रुप का जो है एकाधिकार था। लोगों की जुबान पर सिर्फ फ्यूचर ग्रुप का यानी कि बिग बाजार का ही नाम रहता था। हर सेगमेंट में मजबूत चेन थी इस कंपनी के पास, लेकिन इस कंपनी का भविष्य जो है इस समय अंधकारमय हो गया है क्योंकि इसकी दो प्रमुख कंपनियां फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड दोनों ही दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही हैं क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ने इतना सारा लोन ले लिया है कि इसको जो है ये कंपनी चुका नहीं पा रही है। तो अब सवाल ये आता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस समूह जो है वो क्यों जो है इस सौदे से पीछे हट गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप ने कई संस्थाओं जैसे कि बैंकों से, संस्थाओं से, बड़े बड़े समूहों से लोन लिया था और इन लेनदारों ने रिलायंस ग्रुप के हाथों में फ्यूचर ग्रुप को देने से मना कर दिया। इन लेनदारों का कहना था कि रिलायंस जो भी कर्जा है, जो हमने कर्जा दिया है, वो कर्जा कैसे भुगतान करेगी, कैसे जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करेगी, वो कोई कानूनी कार्रवाई जो है हम पर ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है रिलायंस ग्रुप स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। और इसी कारण जो है ये जो बड़े जो देनदार हैं, बड़ी संस्थाएं जो हैं और बड़े जो बैंक हैं, इन सभी ने रिलायंस समूह को ये फ्यूचर ग्रुप देने से इनकार कर दिया और इसी कारण जो है ये डील जो है पूरी तरह से कैंसिल हो गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती है फ्यूचर ग्रुप के साथ तो क्या इस फ्यूचर ग्रुप की जो संपत्तियां हैं इन्वेंट्री के रूप में उपलब्ध होंगी। देखिए, लेनदारों द्वारा बिना अपने बकाया की वसूली के लिए दिवालिया कार्रवाई शुरू करने में लगभग जो है 6 से 8 महीना का समय लग सकता है। फ्यूचर ग्रुप के प्रमुख व्यवसायों में जैसे कि मुख्य रूप से खाद और किराना स्टोर है। जब दिवालिया की कार्रवाई शुरू होगी तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि आउटलेट सारे बंद हो जाएंगे और अधिग्रहण जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो है आउटलेट जो है बिग बाज़ार के फ्यूचर ग्रुप के सारे बंद रहेंगे और इस कारण इसमें जितने भी सामान हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ख़राब होंगे। इससे जो है इसको नुकसान होगा। फरवरी 2022 से रिलायंस ने लगभग 950 स्टोर जो है अपने कब्जे में ले लिया था और इसके बाद से जो है जो कभी फ्यूचर समूह की संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते थे उसे जो है रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया। रिलायंस समूह जो है फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण जो है 24,713 करोड़ रुपए में करने वाला था, जो बाद में नहीं हो पाया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पिछले कुछ महीनों में फ्यूचर के स्टोर चलाने और उत्पादों की उत्पत्ति करने के लिए करीब 4,000 करोड़ का निवेश किया, लेकिन डील नहीं मिलने के कारण जो है ये 4,000 करोड़ रुपए जो रिलायंस ने इस समय जो फ्यूचर ग्रुप के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ लगाए हैं, लगभग समझिए कि ये पैसा एक तरह से पूरी तरह से फंस चुका है क्योंकि रिलायंस समूह को ऐसी उम्मीद थी कि ये जो डील है उसे ही मिलने वाला है। इसलिए क्या किया कि इसने जितने भी फ्यूचर ग्रुप के आउटलेट्स थे 950 वो सभी पर अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद जो है वहाँ पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की और उसे जो है रन कराना शुरू कर दिया और इस बीच ये लगभग 4,000 करोड़ का निवेश किया। लेकिन जब डील रिलायंस समूह को नहीं मिला तो एक तरह से समझिए कि रिलायंस का ये पैसा जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि फ्यूचर ग्रुप ने के जो इतने सारे आउटलेट्स थे
उस पर रिलायंस ग्रुप का नियंत्रण कैसे हो गया। देखिए, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो है कानूनी लड़ाई चल रही है और बड़ी संख्या में स्टोर के जमींदारों ने कथित तौर पर रिलायंस से संपर्क किया ताकि लीज एग्रीमेंट को रिलायंस के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर किराए का भुगतान करने में असमर्थ था और जितने भी बिग बाज़ार के स्टोर थे वो सभी जो है अभी किराए के लीज पर चल रहे हैं और जो है इनका ये भुगतान नहीं कर पा रहा था। फ्यूचर ग्रुप जो भी बिग बाज़ार के स्टोर थे उसका ये भुगतान नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो लीज के जो ज़मीन के मालिक थे वो रिलायंस ग्रुप से संपर्क किए कि ये जो सारे जितने भी लीज है वो रिलायंस ग्रुप के पास चला जाए। और रिलायंस शाखा ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने 25 फरवरी 2022 को जो है सभी स्टोर पे अपना कब्जा कर लिया। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने आरोप लगाया कि रिलायंस ने एग्रीमेंट के अनुसार जो है पैसे का भुगतान नहीं किया और फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति का गलत तरीके से अधिग्रहण कर लिया। ये एक बड़ा आरोप लगा जिसके कारण भी ये जो डील था रिलायंस ग्रुप के पास नहीं जा सका। अब सवाल ये आता है कि फ्यूचर ग्रुप के बाकी स्टोर का क्या होगा। देखिए, अभी फ्यूचर ग्रुप के पास लगभग जो स्टोर बचे हुए हैं इनमें छोटे बड़े बहुत सारे स्टोर हैं, चूँकि कैश स्ट्रैप्ड फ्यूचर के ज़मींदारों की जो ज़मीन फ्यूचर ग्रुप के पास है उसके रेंट का भुगतान तो फिलहाल फ्यूचर ग्रुप नहीं करने वाला है, इसलिए अधिकांश स्टोर या तो बंद होने वाले हैं या रिलायंस या किसी अन्य प्रतियोगी द्वारा ज़मींदारों के साथ लीज एग्रीमेंट के माध्यम से लिया जा सकता है। वित्तीय संसाधनों और आपूर्ति की कमी के कारण फ्यूचर के अधिकांश जो खुदरा स्टोर अब से 1 महीना के अंदर हो सकता है कि बंद हो जाएंगे, यानी कि बिग बाज़ार के स्टोर जितने भी हैं वो आने वाले 1 महीना में बंद हो जाएंगे। और 2019 में अगर देखा जाए तो 2019 में बिग बाज़ार के पास, फ्यूचर ग्रुप के पास जो 75,000 कर्मचारी थे, इस समय जो है केवल 13,000 कर्मचारी बच चुके हैं, जो कि एक बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा इसके लिए। और इस बीच अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच कानूनी लड़ाई कब तक चलेगी इसे कहना अभी जल्दीबाजी होगी। और इसके बाद जैसे जितना लंबा खींचेगा, एक तरह से समझिए कि स्टॉक में भी तो जीरो जा सकता है या फिर कहाँ तक जाएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। और इसके अलावा जो है बिग बाज़ार का क्या होगा वो बाद में अब इस पर निर्भर करेगा। सवाल ये आता है कि इस पूरे मामले में जो है अमेज़न की क्या भागीदारी है, अमेज़न क्या है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के एक प्रमोटर समूह ने फ्यूचर ग्रुप में अमेज़न में लगभग 49% जो है हिस्सेदारी की पेशकश की थी कि भाई आप लोग रख लीजिए 49% हिस्सेदारी, क्योंकि बिग बाज़ार फ्यूचर ग्रुप जो है ऑलरेडी कई सारे कर्जों से डूबा हुआ था, इसलिए इस कर्जे को कम करने के लिए फ्यूचर ग्रुप का एक प्रमोटर समूह जो है अमेजोन से मिला और 49% जो है हिस्सेदारी की उसने पेशकश की। दिसंबर 2019 में इस ट्रांजैक्शन के जरिए जो है अमेजन ने फ्यूचर रिटेल से भी परोक्ष रूप से हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया, फ्यूचर ग्रुप ने 2020 में जो है 2020 में ये फ्यूचर ग्रुप जो जैसे जैसे फ्यूचर ग्रुप का घाटा बढ़ा, 2020 में ये कंपनी जो है रिलायंस रिटेल के पास गई, रिलायंस समूह के पास गई और उसने समझौता किया 24,713 करोड़ में इस अपने फ्यूचर ग्रुप को बेचने के लिए। अक्टूबर 2020 में अमेजन ने इस समझौते का विरोध करते हुए केस दायर किया कि रिलायंस जो है रिलायंस के साथ प्रस्तावित लेन देन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन के अनुबंध में कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी गए हुए हैं। अमेजन का तर्क था कि फ्यूचर कूपन यानी फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने समझौते के अनुसार फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस के साथ किसी भी सौदे के लिए यूएस ऑनलाइन बीमोथ से लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अभी भी चल रहे कानूनी लड़ाई में फ्यूचर ग्रुप ने अपने पिछले दिसंबर में एक संक्षिप्त राहत हासिल की, जब भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन की ओर से मकसद से जो झूठे प्रतिनिधित्व का हवाला दिया था, अमेजन फ्यूचर समझौते को निलंबित कर दिया था। हालांकि जब फ्यूचर ने रिलायंस के साथ प्रस्ताव को मंजूरी के लिए NCLT का रुख किया तो जो सुरक्षित लेनदारों ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया। भले ही शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों ने मंजूरी दे दी हो, लेकिन आज फ्यूचर ग्रुप के कुछ बचे हुए वर्किंग स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या जो है समझिए एक तरह से जीरो हो चुकी है और ये लड़ाई अभी और भी लंबी चलने वाली है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि फ्यूचर ग्रुप की ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।
क्योंकि लगातार जो है नए अपडेट आ रहे हैं। अमेज़न अपनी तरफ से, क्योंकि अमेज़न पे भी कार्रवाई चल रही है 202 करोड़ रुपए का, उस पर भी कार्रवाई की गई है कि उसे 202 करोड़ रुपए भुगतान करने होंगे। रिलायंस इससे ऑलरेडी अलग हट चुका है। तो फ्यूचर ग्रुप का अभी जो भविष्य है समझिए अधर में है, और इसका स्टॉक कहाँ तक गिरेगा अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये था फ्यूचर रिटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।